नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ के कारण 2025 में वैश्विक बाजार में अस्थिरता होगी, यानी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें जो है हलचल जो है वोलेटिलिटी कहिए वो बढ़ सकती है। अब स्वाभाविक है कि जो ग्लोबल बाजार में जो अनिश्चितताएं जो आएंगी, अनसर्टेनिटीज आएंगी, उसका जरूर है कि वो प्रभाव जो है भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। अब मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है अब तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करेंगे, ये जो सवा महीना भी बच रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे। रिटर्न कैसा रह सकता है? माना जा रहा था कि रिटर्न जो है हल्का रह सकता है। इसके पीछे कारण दो तीन थे। एक था कि डोनाल्ड ट्रंप का आना, दूसरा था कि उनका जो डबल टी फैक्टर है, ट्रंप, टैरिफ और उनके ट्वीट, तीनों बहुत वायरल होते हैं। वो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टैरिफ की कहानी क्या है और इससे क्या मार्केट का लिंकेज है, ये भी हम आसान भाषा में समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर सर। सर, ओवर टू यू। कैसे देख रहे हैं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट को और क्या है इसका इंपैक्ट सर, प्लीज़? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जो साल है पूरा इसका दारोमदार इसी बात पर रहेगा कि ट्रंप साहब क्या एक्शंस लेने वाले हैं। पिछला साल आपने रिटर्न की बात करी तो 2024 कैलेंडर ईयर की अगर मैं बात करूं तो 9% के आसपास निफ्टी ने रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और इस साल अब तक आप देखें तो वैसे तो जब परसों बाजार में बहुत अच्छा गेन देखा था तो 2025 के लिए हम पॉजिटिव आंकड़े ठीक हो गए कुछ। हाँ, तो अब 2 दिन से फिर से गिरावट हो रही है। अब कल की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या निकल के सामने आता है। लेकिन इस पूरे साल की जहां तक बात है तो हमारी पॉलिसी भी इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ट्रंप साहब क्या करते हैं। और ट्रंप का जैसे आपने बताया कि ट्वीट और टैरिफ ही एक मेन फैक्टर है जो जेपी मॉर्गन के सर्वे की आप बात करें, जो कि उन्होंने 4200 इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स से करवाया है। उनके साथ बातचीत करके ये निष्कर्ष निकाला है। उसमें यही आया सामने, 50% से ज्यादा लोग यही बोल रहे हैं कि टैरिफ और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन ये एक फैक्टर है जो कि 50% से ज्यादा निर्धारित करेगा कि इस साल के रिटर्न्स क्या होंगे, बाजारों की दिशा क्या होगी, कौन सा एसेट क्लास है ज्यादा इंपैक्ट होगा, किस पे ज्यादा असर देखने को मिलेगा और कहां आपको फोकस करना चाहिए। तो टैरिफ और इन्फ्लेशन ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि शायद लाइमलाइट में। सर, चर्चा को आगे ले चलेंगे, टैरिफ पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन वाला जो मुद्दा है ये भी आ रहा है। आपको पता है हमारे देश में भी जो महंगाई है ये बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। कंजम्पशन बहुत एक बड़ा मुद्दा है सर, लेकिन अब बजट में देखिए उसी को काउंटर करने के लिए सरकार ने 12 लाख तक की जो कमाई है उसको ना टैक्स फ्री करने की कोशिश की कि शायद 1 लाख करोड़ रुपए बचे तो वो पैसा जो है लग्जरी में जाए, ट्रांसपोर्टेशन में जाए, घूमने फिरने में जाए और बेहतर मतलब सब सेक्टर्स में वो पैसा पहुंच जाए। इस पर सर आपसे समझना चाहेंगे, महंगाई वाला जो मुद्दा है, इन्फ्लेशन वाला मुद्दा, उसको आसान भाषा में समझाइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हमारी इन्फ्लेशन और यूएस की इन्फ्लेशन दोनों मुद्दे हैं, एक एक करके आपको समझाता हूँ। हमारी इन्फ्लेशन की जहां तक बात है तो हमारे लिए इन्फ्लेशन वैसे भी कई सालों से दिक्कत की बात है। तो 4% सर, प्लस माइनस 2% के आसपास जड़ है वो चीज, वो एक दिक्कत की बात रही है। 4+2 वो जो फैक्टर है, जो आरबीआई का कंफर्ट जोन है, वो तो हमारे लिए दिक्कत की बात है। हमारी महंगाई अभी भी उसके ऊपर है, लेकिन हमारे लिए दिक्कत की बात ये भी है कि हमारी ग्रोथ पिछड़ रही है। तो ग्रोथ को अगर सपोर्ट करना है तो 2-3 इंजन होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। हमारे यहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, कृषि है उसमें, और खपत का जो पार्ट है वो काफ़ी कम है। तो उस लिहाज से खपत को अब बढ़ाने की जो एक चेष्टा है, जो कोशिश है, वो सरकार इस बजट के जरिए जरूर कर रही है। क्योंकि आम आदमी अगर आप देखें जो सैलरीड क्लास है या फिर मिडिल क्लास था, वो काफ़ी ज़्यादा त्रस्त था क्योंकि उनको पैसा नहीं बना है, बैंकों में पैसा नहीं बन रहा है, सेविंग्स गिर गई, इन्फ्लेशन आपकी पूरी जो रिटर्न है वो खा जाती है। जो आपके एफडी में अगर 6-7% आपको पैसा बन भी रहा है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर आप 5-6% की भी बात करें तो आपकी महंगाई उससे ज्यादा है, तो महंगाई आपकी जो रिटर्न है वो उसको खा जाती है। तो जो मिडिल क्लास तबका था वो काफी ज्यादा त्रस्त था। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि बजट में 12 लाख तक की जो कमाई है उसको 7 लाख से सीधा, न्यू रेजिम की बात कर रहा हूं, 7 लाख से सीधा 12 लाख कर दिया। इसीलिए है कि लोगों के हाथ में पैसा बचे, लोग उसे खर्च करें, और वो जो खर्च होगा पैसा लोगों के पास जो आएगा या फिर वो सेविंग्स में बैंकों के पास जाएगा, जो कि अपनी सेविंग से जूझ रहे हैं, कासा से जूझ रहे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी में भी ये बात कही है कि तो दोनों तरह से, चाहे सेविंग्स में पैसा बचेगा लोगों के पास, बैंकों में पास सेविंग्स के रूप में रखें या फिर एफडी बढ़ाएं या फिर उसे खपत में कंजम्पशन करें, किसी भी तरह से घूमना फिरना, आना जाना, ये वो जो भी हो, वो इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा। तो ये दो धारी तलवार है। एक तरफ अगर पैसा बचा रहेगा तो आपकी सेविंग्स बैंकों के पास जाएगी, बैंकों के पास पैसा बचेगा, बैंक उसे लोन देंगे, आगे वो इकोनॉमी को पुशअप करेगा। अगर आप खर्च करते हैं तो खपत होगी, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा जाता हो देखेगा, उससे आपकी जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। तो आपको जीडीपी भी बढ़ानी है अपनी, ग्रोथ भी देखना है, महंगाई भी देखनी है। Q2 का नंबर तो आपने देखा ही था, कितना नंबर आ गया था, 5.4% का नंबर आ गया था कई तिमाही के निचले स्तर पर। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जरूरत थी, नीड ऑफ द आवर थी कि आपका जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनता जा रहा है। बाजार में भी आप देखिए एफआईज पैसा निकाल रहे हैं, रिटेल ही बचा रहा है। वैसे आप कहेंगे कि डीआईज का पैसा आ रहा है, यानी कि संस्थागत निवेशकों का पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा जो आ रहा है वो रिटेल से ही आ रहा है, जो एसआईपी के जरिए आ रहा है।
हर महीने करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो एसआईपी आ रही है, वही पैसा उठा के डीआईएस लगा रहे हैं, जो कि उनको म्यूचुअल फंड के जरिए मिल रहा है एसआईपी के जरिए। तो उसको सपोर्ट करना, एसआईपी चलती रहे, एसआईपी ना कभी बंद हो जाए, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है, लेकिन वही आपके बाजार को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से आपका बाजार टिका हुआ है, थमा हुआ है, बचा हुआ है। तो उस चीज को काउंटर बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब रही बात यूएस की इन्फ्लेशन की, जो आपने पूछा, प्लीज सर। देखिए, ट्रम्प साहब जब इलेक्ट हुए थे, हर किसी को पता था, जिस बिना पर या जिस वादों के साथ वो आए थे, टैरिफ की बात आपने करी, अमेरिका अगर टैरिफ लगते हैं किसी भी इकोनॉमी में, आप देखिए तो आपके लिए चीजें इंपोर्ट करना महंगी हो जाएंगी। ठीक है सर। इसी वजह से आप देखिए, जब वो इलेक्ट हुए थे, अभी उन्होंने पदभार संभाला नहीं था, 20 जनवरी को उन्होंने पदभार संभाला है, उसी समय इन्फ्लेशन की जो चिंताएं हैं वो फेड के ऊपर हावी होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए माना जा रहा था कि 2024 में जो होना है हो जाए, 2025 में देखना होगा कि जो पॉलिसीज बनेंगी, टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट्स आएंगे, उसका महंगाई के ऊपर कितना असर होगा। आपने टैरिफ तो लगा दिया, महंगी चीजें जब इंपोर्ट होंगी, लोगों को महंगी खरीदनी पड़ेंगी, तो इन्फ्लेशन उससे भी तो बढ़ेगा। अगर महंगाई ज्यादा होगी, हमारे यहाँ तो 4% बोल रहे हैं, वहां पे तो 2% का टारगेट है, फेड तो 2% का टारगेट लेके चलता है। अगर 2% के ऊपर महंगाई रहेगी तो फेड के पास उतनी गुंजाइश नहीं रहेगी रेट कट करने के लिए। वो जो इन्फ्लेशन वाला फैक्टर है, हमारे यहाँ 4% है, तो वहां पे 2% है। अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो दिक्कत उनके लिए भी होगी, क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग उतना बेस होना चाहिए, उतना वजन होना चाहिए कि अगर आप बाहर से महंगा मंगा रहे हैं तो अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर लीजिए, ताकि आपको टैरिफ के बजाय आप कुछ और उनके साथ जो भी है अपना सेटलमेंट कर लेंगे, लेकिन उतना आपके पास बैंडविड्थ होनी चाहिए। संदीप सर, जब चूंकि इतनी बात हो रही है यूएस की, तो आपसे बेरोजगारी दर के आंकड़े और हाउसिंग सेल्स वाला जो आंकड़ा है, अगर उसको भी अगर आपने डिकोड किया हो तो एडिशनल अगर जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे पाए तो प्लीज बता दें, यूएस के क्या हालात हैं। यूएस के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी जो दर है उसमें कमी देखने को मिलेगी। यूएस की इकोनॉमी में जो नंबर्स आ रहे हैं वो सपोर्टिव हैं फिलहाल। अगर आप देखेंगे तो उनकी महंगाई भले ही थोड़ी सी स्टिकी आपको नजर आएगी, लेकिन बेरोजगारी दर के आंकड़े लगातार नीचे आ रहे हैं, इकोनॉमी मजबूत हो रही है। फेड इस चीज को भी फैक्टर इन करके चलता है। दैट इज अ गुड साइन, गुड साइन फॉर इकोनॉमी, नॉट फॉर इंटरेस्ट रेट्स। तो बाजार और इकोनॉमी, वैसे हम कहते हैं कि बाजार जो होता है वो हमारी जो इकोनॉमी है उसी का प्रतिबिंब होता है, उसी का एक अक्स होता है, लेकिन बाजार अपने हिसाब से चलता है। अब आप कहेंगे कि ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा तो मैं टैक्स रेट कट कर दूंगा, तो टैक्स रेट कट करूंगा तो बाजार उस चीज से काफी खुश हो रहा है, भले ही वो टैरिफ की बात हो रही थी। तो ट्रम्प साहब के आने से बाजार अपनी अर्निंग्स देखता है, कोई भी कंपनी कितना कमाएगी, जितना टैक्स दे देंगे, नहीं टैक्स देंगे तो उतना टैक्स आपका प्रॉफिट में आएगा, पर शेयर आपका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा, बाजार उस हिसाब से चलता है। तो उस लिहाज से अब नंबर्स को देखना सब्जेक्टिव हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी के नंबर स्ट्रांग आ रहे हैं, बाजार उसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन चुकी, जो अभी सिचुएशन है, अगर इकोनॉमी के नंबर खराब आते हैं तो स्टॉक मार्केट उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। क्यों? इकोनॉमी खराब होगी, नंबर्स खराब होंगे, आपकी जीडीपी नीचे आएगी या फिर बाकी आर्थिक आंकड़े कमजोर होंगे, तो आप कहेंगे कि आपको स्टिमुलस की जरूरत है, आपको इंटरेस्ट रेट कट की जरूरत है। तो कभी आपके आंकड़े खराब आना, आप बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, अच्छे नंबर आ रहे, बाजार फिर भी नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो इसको समझना जरूरी होता है कि मार्केट किस बिना पर, किस कॉन्टेक्स्ट के साथ चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सर। अब आते हैं टैरिफ पर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा समझाया। अब टैरिफ पर सर, कहा जा रहा था कि कनाडा मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाएगा यूएस, और चाइना पर 10%, लेकिन उसके बाद सर जैसे ही ऐलान किया उन्होंने फिर बैक को भी हो गए वो। ये क्या पूरा मामला है? इसके साथ ही मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा, कहा जा रहा है सर कि भारत पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि हमारे देश के जो मोदी साहब हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब, वो जा भी रहे हैं यूएस, उसका क्या इंपैक्ट होगा उसको भी थोड़ा आसान भाषा में अगर आप समझा। देखिए, लगाया गया नेगोशिएटिंग टूल है, उनका सबसे बड़ा हथियार टैरिफ ही है, जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, उन्होंने बोला था कि मैं टैक्स कट करूंगा, टैक्स कट से पहले उन्होंने टैरिफ लगा दिए। इससे भी दुनिया भर में काफी ज्यादा चिंता फैली, क्योंकि आप जब जिस वादे के साथ आए थे, आपने कहा था मैं टैक्स कट करूंगा, टैक्स कट से पहले आपने टैरिफ लगा दिए, तो वो भी एक दिक्कत की बात होगी। अब इस सर्वे में क्यों टैरिफ हो रही है? इसीलिए हो रही है ना कि यही वो चीज है जो कि आपके मार्केट्स को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता हुआ देखा दुनिया भर में, जहां पे आप देखें, क्योंकि बिजनेस ही सब कुछ है ना। अगर आप मान लीजिए टैरिफ लगा देते हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी में उसका इन्फ्लेशन के तौर पर इंपैक्ट दिखेगा, और सामने वाला भी तो कुछ कदम उठा सकता है, जैसा मैक्सिको ने भी किया। वो भी बोल रहे हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म जो है ये खराब है? ऑब्वियसली खराब है। आप दूसरे तरीके ढूंढिए ना, आप टैरिफ लगा के किसी चीज को काउंटर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि ये नेगोशिएटिंग टूल है। उन्होंने अपनी बात मनवा ली, जो आप कह रहे हैं कि वापस क्यों ले लिए, इसीलिए वापस ले लिए कि जो वो चाहते थे, जिस तरह से ट्रैफिकिंग हो रही है वहां पे, इल्लीगल लोग आते हैं या फिर ड्रग्स का जो स्मगलिंग हो रही है पूरा, उस चीज को वो काउंटर करना चाह रहे थे या कंट्रोल करना चाह रहे थे। उसके लिए मैक्सिको मान गया, उन्होंने टैरिफ वापस ले लिया, होल्ड पे डाल दिए। आपको मनाना है, नेगोशिएटिंग टूल है मेरे पास, मैं टैरिफ लगा दूंगा, आपको डराना है, धमकाना है, आप मान जाएंगे तो अपनी बातें मनवा लेंगे, और वैसा ही हो रहा है, इसीलिए वापस भी ले लिए। जी, एंड व्हाट अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडिया? अगर ऐसा माना जा रहा है सर कि अगर आ जाए, भारत पर भी अगर टैरिफ की मार पड़ जाए तो क्या होगा सर? हालांकि मोदी साहब जा रहे हैं।
पहले से तैयारी शुरू हो चुकी है उसकी। आपने अगर बजट में देखा होगा जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए उसमें जो महंगी या फिर जो बड़ी बाइक्स होती हैं उनके ऊपर पहले से ही ड्यूटी कर दी। हाँ, तो उस चीज़ को पहले भी वो हाईलाइट कर चुके हैं। अभी टेस्ला इंडिया में आई नहीं है जी, उसकी भी तैयारी हो जाएगी, उसके भी कोई ना कोई बातचीत हो जाएगी। अब मोदी साहब जा ही रहे हैं, वैसे भी बातचीत चली रही है कि वो एलन मस्क से भी मिलेंगे, तो वही सब पूरा मामला सेट हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन समझना आपको ये होगा कि अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगते हैं या कोई भी देश अगर खुद भी लगाता है तो उनको भी इस चीज़ के रिपरकशंस होंगे। तो कहीं ना कहीं तो बात सुलझा ली जाएगी, इसीलिए बुलाया गया है, इसीलिए वो जा भी रहे हैं, तो नेगोशिएट हो जाएगा मामला। जी, अब संदीप सर, अब दूसरे फैक्टर्स पर भी बात करते हैं जो ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द मार्केट डाल सकते हैं 2025 में, जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है। उस पर पहला हम लोगों ने चर्चा कर लिया, इन्फ्लेशन एंड टैरिफ, जिसको बहुत आसान भाषा में ग्रोवर साहब ने समझा दिया। जियोपॉलिटिकल टेंशंस छूट गया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे सर। पिछली बार जो मेरी आपसे जो चर्चा हो रही थी, एक वॉर था इजराइल हमास वाला, जो जितनी भी जो वॉर चल रही उसमें थोड़े से थमती हुई नजर आ रही थी। आगे क्या हो सकता है, अगली पहली छमाही में या इस साल की दूसरी छमाही में क्या होता हुआ दिख सकता है, इस पर भी जो कि आप मार्केट को कवर करते हैं। ओवर टू यू सर। वैसे तो आपको याद होगा ट्रम्प साहब ने कहा था जब वो इलेक्ट हुए थे या होने वाले थे, कह रहे थे कि मैं आऊँगा, मैं 24 घंटे में वॉर खत्म कर दूंगा। वैसा होता हुआ तो दिखा नहीं। देखिए, हर कोई अपना फ़ायदा ढूंढता है जी। वो किसी भी चीज़ को करेंगे उसमें अपना या फिर अमेरिका का फ़ायदा देखेंगे। ओके। अभी भी वो उनकी यूक्रेन के साथ बातचीत कर रही है। यूक्रेन से वो कह रहे हैं कि अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए हम करेंगे, लेकिन आप जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं उसमें कुछ नेगोशिएशन कर, उसमें कुछ डील कर लीजिए, वो हमें दे दीजिए, या फिर कुछ लैंड, ताकि उनको सेमीकंडक्टर्स में फ़ायदा हो जाए। तो फ़ायदा चाहिए उनको, उनके लिए नेगोशिएटिंग टूल्स हैं और कुछ नहीं है। आप कोई भी चीज़ करेंगे उसमें अपना फ़ायदा ढूंढेंगे। और हाँ, ये भी हो सकता है कि इस पहले छमाही में नहीं तो दूसरी छमाही में हो सकता है कि जो वॉर्स हैं वो बंद हो जाएं, क्योंकि रुकना तो पड़ेगा ही। वॉर किसी भी इकोनॉमी के लिए, कोई भी डोमिनेटिंग हो, दो देश जब भी लड़ते हैं उसमें कोई भी डोमिनेटिंग हो, नुकसान दोनों देशों का होता है। जंग कभी भी मुझे तो लगता है सर पूरे ग्लोबल जितने लोग हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता ही है। और आप देखिए, जब से वो वॉर शुरू हुई हमारे लिए कितनी दिक्कतें हुई। जितनी भी चीज़ें वहाँ से आती थी, चाहे वो आपका गेहूं आता हो या बाकी चीज़ें आती हो, वो सब रुक गई। आपके पोर्ट्स पे सप्लाई रुकने लगेगी या फिर चीज़ों सप्लाई चेन क्राइसिस की बात कर रहे हैं सर, तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं आपको दिखेगी किसी भी देश के लिए या फिर इनफैक्ट पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो उसको वॉर को तो रुकना ही है। केवल वो जो नेगोशिएटिंग पॉइंट है, जो फैक्टर है, वो नहीं मिल पा रहा है। ईगो क्लैश होती है तभी लड़ाइयाँ होती हैं, किसी दो पॉइंट पे कंटेंशन होता है, इसी वजह से लड़ाई होती है। अब वो जो पॉइंट है वो नहीं मिल पा रहा है कि नेगोशिएटिंग पॉइंट क्या है, कहां पे रुकेगी जाके। उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि जो मीडिएटर होता है वो आ जाता है, बीच में सुलह करवा देता है। अब ट्रम्प साहब इसको, हो सकता है कि पहले अब उन्होंने पदभार संभाला है, थोड़ा वो इस चीज को लेकर फोकस कर रहे हैं कि पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको फोकस कर लें। ये वॉर तो बाद में भी एंड हो सकती है, बाद में भी किया जा सकता है इसको, क्योंकि अब वे रशिया यूक्रेन तक ही सीमित रह गया है और दुनिया ने इसके साथ जीना सीख लिया है मोर और लेस। तो उस लिहाज से इस चीज को भी एंड करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं एड्रेस करेंगे। अभी वो मेजर जो बड़े फैक्टर्स हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं टैरिफ लगाकर। संदीप सर, एक और अहम फैक्टर उस पर भी चर्चा कर लेंगे, मार्केट एंड इकोनॉमी डिसलोकेशन और यूएस चाइना रिलेशंस और रिसेशन का रिस्क। इसमें सबसे अहम है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा यूएस चाइना रिलेशंस पर। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, इसका भी जो इम्पैक्ट है हमारे भी बाजार से जो पैसा जा रहा है, FIIs जो है पिछले अगर साल देखें फाइनेंशियल ईयर में कई लाख करोड़ रुपए यहाँ से निकल गए। अभी का भी अगर आंकड़े देखें तो 40-50 लाख करोड़ से अधिक जो है पैसा निकाल चुके हैं FIIs, और कहा जा रहा है कि चाइना में जा रहा है ये पैसा। तो सर ये वाला भी एंगल समझाइए और यूएस चाइना का जो रिलेशन है उसको भी समझाइए। चाइना में पैसा जा रहा है वो अलग चीज़ है जी। ये वाला जो फैक्टर है, आप कह रहे हैं कि यूएस चाइना के जो रिलेशंस है, नो डाउट दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, इनका ट्रेड जो पूरा बैलेंस है वो भी काफ़ी बड़ा है, जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होता है। अब आप कहें, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी। अब मैं आपसे कहूँ कि अभी अगर मान लीजिए, खुदा ना करे ऐसा हो जाए, अभी मान लीजिए कोरोना या कोई महामारी आ जाए जी, तो जो डर 2020 में फैला था, क्या वैसा डर अभी फैलेगा? HMPV वायरस अगर सही हो तो क्या वैसा डर फैला जैसा 2020 में फैला था? नहीं, यूज्ड टू हो गए लोग, जानते हैं। यही चीज मार्केट के साथ है, जो चीज मार्केट जानता है मार्केट दोबारा बचा देता है। आप कहना चाह रहे हैं दोबारा किसी चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करता। आप एक जोक के ऊपर एक ही बार हंस सकते हैं ना, दोबारा नहीं हंस सकते ना, इसलिए एक जोक के ऊपर एक बार हंसा जाएगा। एक फैक्टर जो है, एक कोई भी अगर कोई भी कदम उठाया जाता है तो उस पर दोबारा रिएक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत बड़े टैरिफ लगा दिए जाएंगे, 10% टैरिफ लगाए गए। चाइना के मार्केट्स 27 तारीख को बंद हुए थे, 27 जनवरी को, उसके बाद वो खुले हैं 5 फरवरी को आकर, फेस्टिवल था उनका, हाँ, लूनर न्यू ईयर की वजह से। 27 जनवरी को बंद होकर 5 फरवरी को जब वो खुले 1/4% नीचे। ओके। और इस बीच में बहुत कुछ हुआ जी, टैरिफ लगे, बाकी सारी खबरें भी आई। तो उससे आप समझ सकते हैं वहाँ के मार्केट्स नहीं रिएक्ट करते जिसके ऊपर लगा है, फिर हम क्यों इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, हम क्यों इतना घबरा रहे हैं जी।
बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया और तमाम मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।